बेटा स्फेरिकल मिरर, ठीक है बेटा, ये 10th की चीज है, अगर किसी को भी डाउट होता है मुझसे बाहर पूछ लेगा, अदरवाइज बेटा ये नहीं पढ़ाना चाह रहा मैं। बाकी आप लोगों में से किसी को डाउट होगा मुझे बताएगा। स्फेरिकल मिरर दो टाइप का होता है बेटा, एक होता है कॉनकेव और एक होता है कॉन्वेक्स। स्फेरिकल मिरर, एक सारे लोग अब ध्यान से पढ़ोगे, सेकंड बुक स्टार्ट हो गई है, पहले ही बताया जिनको पास होना है सेकंड बुक से होना है। कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, दो तरह का होता है बेटा। कॉनकेव इस तरीके से होता है और इसका जो दबा हुआ हिस्सा होता है केव होता है, वो रिफ्लेक्टिंग होता है। इसमें क्या क्या होता है, इधर ध्यान से सुनो, ये पोल होता है, ये फोकस होता है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है। इस लाइन को क्या बोलते हैं, इस लाइन को क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस। पीएल वाला कि पीएलई वाला, बेटा यहां जो प्रिंसिपल एक्सिस होता है वो पीएल वाला होता है कि पीएलई वाला? कितने लोग बोल रहे हैं पीएलई, कितने वाले लोग बोले पीएल? पीएलई, सब लोग पीएलई। अरे तुम लोग 10th पास आउट हो गए हो यार, प्रिंसिपल एक्सिस कितनी बार लिखा होगा? पीएल वाला होता है, पीएल वाला, आरएन करेक्ट। यहां पे होता है प्रिंसिपल, जो स्कूल वाले होता है प्रिंसिपल एक्सिस। अरे इसको हिंदी में कहते हैं मुख्य अक्ष। प्रिंसिपल जो आपके स्कूल का मुख्य होता है, दैट इज प्रिंसिपल। जो आप बोलते हो ना प्रिंसिपल, सिद्धांत वाला बता रहे थे आप, जैसे आर्किमिडीज प्रिंसिपल। बेटा ये पीएल वाला होता है। बेटा ये कन्वर्जिंग मिरर होता है, क्योंकि पैरेलल बीम ऑफ लाइट को ये फोकस पे कन्वर्ज करता है। बेटा ये पैरेलल बीम ऑफ लाइट को फोकस पे कन्वर्ज करता है, इसीलिए ये कौन सा मिरर कहलाता है, दिस इज कन्वर्जिंग मिरर। बेटा ये कन्वर्जिंग मिरर होता है, ये कन्वर्जिंग मिरर है, क्योंकि पैरेलल बीम ऑफ लाइट को ये फोकस पे कन्वर्ज करता है। समझ में आप? बेटा P मतलब पोल। अरे ये सब बताऊंगा क्या मैं, बताना है मुझे क्या, पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, मैं इतना तो उम्मीद कर सकता हूं बच्चों। बेटा इसमें कॉन्वेक्स मिरर में जो बल्ज आउट पोर्शन है, जो उभरा हुआ हिस्सा है, वो जो है रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है। इसमें बेटा ये पोल हो गया, इधर एक्सिस हो गया, बेटा इस साइड में फोकस हो गया, इस साइड में सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, ठीक है। बेटा यहां जब पैरेलल बीम ऑफ लाइट आती है तो वो फोकस से डाइवर्ज होती हुई दिखाई पड़ती है। बेटा यहां पैरेलल बीम ऑफ लाइट फोकस से डाइवर्ज होती हुई दिखाई पड़ती है, इसीलिए आपको इस मिरर का नाम क्या होता है, डाइवर्जिंग मिरर। डाइवर्जिंग मिरर, इसका नाम होता है डाइवर्जिंग मिरर। इस मिरर का नाम होता है बेटा डाइवर्जिंग मिरर, क्योंकि यहां जो पैरेलल बीम ऑफ लाइट है वो फोकस से डाइवर्ज होती हुई दिखाई पड़ती है, तो इसका नाम है बेटा, वर्चुअल फोकस होता है, करेक्ट, इसका नाम होता है डाइवर्जिंग मिरर। अच्छा, पोल से लेकर जो फोकस तक की दूरी होती है उसका नाम होता है बेटा, स्मॉल एफ से रिप्रेजेंट करते हैं, उसको हम कहते हैं फोकल लेंथ। और पोल से लेकर जो सेंटर ऑफ कर्वेचर की दूरी होती है उसको हम कहते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है ना। तो स्मॉल एफ क्या है, फोकल लेंथ, स्मॉल एफ इज द फोकल लेंथ एंड कैपिटल आर इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर। स्मॉल एफ इज द फोकल लेंथ एंड कैपिटल एफ इज द, सॉरी, स्मॉल एफ इज द फोकल लेंथ एंड कैपिटल आर इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर। बेटा रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है कि सेंटर से मिरर के किसी भी पॉइंट के डिस्टेंस को हम क्या कह सकते हैं बेटा, रेडियस ऑफ कर्वेचर। लेकिन ठीक है, पोल से कन्वीनियंट होता है तो कन्वीनियंट ले रहे हैं, ठीक है बेटा, डन। अब एक और बात, कितने लोग को साइन कन्वेंशन आता है? साइन कन्वेंशन का मतलब है, जितने लोग को नहीं आता है तुरंत बता दे रहा हूं, एक्स वाई एक्सिस आती है कि नहीं आती है? एक्स वाई एक्सिस आती है ना। तो बेटा यहां पे ओरिजिन मान लो, इधर एक्स एक्सिस मान लो, उधर माइनस एक्स एक्सिस, ऊपर प्लस वाई मान लो, नीचे माइनस वाई। तो कोई भी डिस्टेंस मिरर के राइट साइड में जो होगी वो क्या ली जाएगी, प्लस। कोई भी डिस्टेंस जो मिरर के लेफ्ट साइड में होगी क्या ली जाएगी, माइनस। तो बेटा इस केस में बताओ यहां पे फोकल लेंथ क्या होगा, ऐसे होगा, ये इसका फोकल लेंथ है बेटा, ये वाला इसका फोकल लेंथ कहलाएगा, इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर या रेडियस ऑफ कर्वेचर ये है। तो इस केस में, इन दोनों केस में बताओ फोकल लेंथ माइनस किसका है,
सुमरा फोकल लेंथ हाथ हटाओ सुमरा। फोकल लेंथ माइनस किसका है? फोकल लेंथ माइनस किसका है? कॉनकेव का है। क्यों? क्योंकि इसका फोकल लेंथ किधर है? लेफ्ट में है। बेटा लेफ्ट में कोई भी डिस्टेंस क्या ली जाती है? माइनस। और राइट में कोई भी डिस्टेंस क्या ली जाती है? प्लस। इस प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर कोई भी हाइट क्या ली जाएगी? प्लस। और इस प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे कोई भी हाइट क्या ली जाएगी? माइनस। बेटा दो चीज होता है, एक डिस्टेंस और एक हाइट। तो हाइट मतलब वर्टिकल डिस्टेंस और डिस्टेंस मतलब हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस की बात कर रहे हैं। तो बेटा डिस्टेंस नेगेटिव तब होता है जब लेफ्ट साइड में हो, और राइट साइड में डिस्टेंस हो तो क्या होता है? पॉजिटिव। समझ में आया ना? ऊपर लाइन के डिस्टेंस हो तो आपका प्लस होता है, नीचे वर्टिकल हाइट यानी हाइट प्लस होता है, नीचे हो तो क्या होता है? माइनस। बेटा इन दोनों केस में इसका फोकल लेंथ हमेशा माइनस होगा, क्योंकि बेटा ऑब्जेक्ट हम ऐसे, मिरर हम ऐसे ही रखेंगे और बेटा फोकल लेंथ इसका माइनस लिया जाएगा। यहां पे इसका फोकल लेंथ प्लस होगा क्योंकि बेटा ये राइट साइड में आया है। ठीक है ना? वैसे इसका एक और डेफिनेशन भी होता है, जैसे कई बार लोग आपसे आर्ग्यू कर देंगे कि अगर मैंने मिरर को घुमा दिया फिर क्या होगा। जैसे मान लो बोलेंगे कि रियल लाइफ में अगर मिरर मिला तो ऐसा जरूरी थोड़ी है कि मैं मिरर को अपनी तरफ मूव करके पकड़ूं, उसको ऐसे भी तो कर सकता हूं। रियल लाइफ में मुझे कोई थोड़ी रोक लेगा। हाँ, लेकिन बेटा जो कोई भी बुक बनेगी तो ये स्टैंडर्ड माना जाता है कि बुक में हमेशा रे लेफ्ट टू राइट ट्रेवल करनी चाहिए। कोई भी आप फिजिक्स की बुक पढ़ेंगे तो उसमें ये स्टैंडर्ड है, या जब फिजिक्स की थियरी पढ़ी जाती है तो उसमें स्टैंडर्ड है कि रे मस्ट ट्रेवल फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। तो बेटा लेफ्ट टू राइट ट्रेवल रे कराना तो डायग्राम कॉन्केव का ऐसे बनाना पड़ेगा और कॉन्वेक्स का ऐसे। अब किसी के दिमाग में आ रहा हो कि सर कॉन्वेक्स आपने ऐसे क्यों नहीं बनाया, तो बेटा अगर मैं कॉन्वेक्स ऐसे बनाऊंगा तो रे ऐसे ट्रेवल करेगी, रे ऐसे ट्रेवल करे तो रे कैसे ट्रेवल करे? राइट टू लेफ्ट। तो बेटा फिजिक्स पढ़ने के लिए कन्वेंशन बनाया गया है कि रे मस्ट ट्रेवल फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। रे कैसे ट्रेवल करना चाहिए? लेफ्ट टू राइट। तो इसी मिरर को हमें उल्टा करना पड़ा। लेकिन अगर आपको कुछ फिर भी लोग आर्गुमेंट करें तो बेटा इसका एक और तरीका होता है कि अगर इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में डिस्टेंस है तो उसको आपको प्लस लेना है, इंसिडेंट रे के अपोजिट डायरेक्शन में डिस्टेंस है तो उसको आपको माइनस लेना है। मैं समझाता हूं कैसे। बेटा इंसिडेंट रे कैसे आ रही है? लेफ्ट टू राइट। और मैं पोल से चलूं अगर फोकस की तरफ, बेटा मैं पोल से फोकस की तरफ चलना शुरू करूं तो मैं इंसिडेंट रे के अगेंस्ट में जा रहा हूं। बेटा मैं लाइट आ रही है लेफ्ट टू राइट और मैं पोल से फोकस की तरफ जाऊं तो मैं इंसिडेंट रे के अगेंस्ट में जा रहा हूं ना। तो जब आप इंसिडेंट रे के अगेंस्ट में जाएंगे तो फोकल लेंथ क्या लिया जाता है? माइनस। और यहां देखो इंसिडेंट रे कैसे आ रही है? लेफ्ट टू राइट। और मैं अगर पोल से फोकस की तरफ मूव करूं तो बेटा इंसिडेंट आ रही है लेफ्ट टू राइट और मैं पोल से फोकस मूव कर रहा हूं, वो भी क्या है? लेफ्ट टू राइट। तो बेटा सेम डायरेक्शन में मूव कर रहा हूं तो सेम डायरेक्शन में मूव करने पे क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। अब इस केस में अगर मिरर को कोई उल्टा भी कर दे तो मेरा आंसर गलत नहीं होगा। जैसे मिरर को कोई उल्टा कर दे, पोल यहां, लाइट ऐसे आ रही है, फोकल लेंथ यहां है, तो बेटा मैं पोल से जब चल रहा हूं फोकस की तरफ तो लाइट के अगेंस्ट में जा रहा हूं ना, तो लाइट के अगेंस्ट में जा रहा हूं तो फोकल लेंथ क्या लिया जाएगा? माइनस। ठीक है ना? बाकी सिंप्लीफाई रखने के लिए जो मैंने बताया वो भी सही है, लेकिन बेटा कभी आप फंस जाएं तो इतना याद रखिएगा, इंसिडेंट रे के सेम डायरेक्शन में जाने पे डिस्टेंस प्लस होता है और इंसिडेंट रे के अपोजिट डायरेक्शन में जाने पे माइनस होता है। बाकी इससे काम काफी हद तक चल जाएगा, उसमें हमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो आप यही साइन कन्वेंशन याद रखिए। क्लियर है सबको साइन कन्वेंशन? लेफ्ट हैंड साइड में मिरर के कोई भी डिस्टेंस हो नेगेटिव, राइट में हो पॉजिटिव, इस प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर हो पॉजिटिव, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे हो नेगेटिव। क्लियर? क्लियर? अब बच्चों कॉनकेव मिरर जो है, अच्छा एफ और आर में क्या रिलेशन होता है? रिलेशन बिटवीन एफ एंड आर, हाँ, आर इज इक्वल्स टू 2f। ठीक है ना? तो बेटा देखो अब एक बात मैं आपको बताता हूं कि 8 तरीके के केस बनते हैं बच्चों। 6 केस बनता है कॉनकेव में और 2 केस बनता है कॉन्वेक्स में। बेटा मैं बोर नहीं करूंगा इसलिए मैं उन केसेस को नहीं बताऊंगा। बाकी 4 रूल होते हैं, रूल आपको पता है ना, 4 रूल होता है। क्या रूल होता है? अगर रे ऑफ लाइट पैरेलल है तो कहां से पास करेगी? फोकस से, या फोकस से डाइवर्ज करेगी। अगर रे पास कर रही है फोकस तो रिफ्लेक्शन के बाद क्या हो जाएगी? पैरेलल। अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रही है तो अपने पाथ को क्या करेगी? रिट्रेस करेगी। और अगर पोल पे गिर रही है तो इक्वल एंगल बनाते हुए जाएगी। 4 रूल होता है, 4 रूल होता है ना, 4 रूल होता है, 8 केस होते हैं, 6 केस होता है कॉनकेव का और 2 केस होता है कॉन्वेक्स का। बेटा ये 10th की चीज है, अगर मैं इसका PDF सेंड कर दूंगा
आप लोग इसको अपने नोटबुक में लिख लीजिएगा, तो पेजेस छोड़ दीजिएगा और नोटबुक में लिख लीजिएगा ड्रॉ विद ड्राइंग। घर पे बैठ के ड्राइंग बना लीजिएगा 8 केस का, 8 केस का ड्राइंग बना लेंगे ना, अरे बना लेना, एक बार प्रैक्टिस हो जाएगी बस। 8 केस का ड्राइंग बना लेना और उसमें नेचर ऑफ इमेज किस केस में क्या बनता है वो याद रखना, उससे हमारा न्यूमेरिकल करने में ना थोड़ा तेजी आएगा, ठीक है। तो देखो बेटा, अब मैं आपको पढ़ाना रिलेशन बिटवीन एफ एंड आर, रिलेशन बिटवीन एफ एंड आर। बेटा एफ और आर के बीच में हम रिलेशन निकालेंगे, तो बेटा एफ और आर के बीच में रिलेशन कितना होता है, एफ इक्वल टू आर बाई 2 होता है ना। एफ इक्वल टू क्या होता है, रिलेशन बिटवीन एफ एंड आर, एफ इक्वल टू आर बाई 2, ये रिलेशन होता है एफ और आर के बीच में। बेटा ये तो पता है, लेकिन अब 12th में इसको प्रूफ किया जाता है। बेटा आप 10th में पढ़ते थे तो इसको प्रूफ नहीं किया जाता था ना, 12th में इसको क्या किया जाएगा, प्रूफ किया जाएगा। अब हमें एक क्वेश्चन आएगा आपको, प्रूव द रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो कैसे प्रूफ करेंगे, तो देखो बेटा इसका प्रूफ आपको 12th में पढ़ना है। तो देखो ये याद रखना, ये डेरिवेशन है, 12th में आएगा। बेटा ये कॉनकेव मिरर है, बेटा यहां पे पोल है, ये फोकस है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। बेटा अगर कोई एक रे पैरेलल आ रही है तो रिफ्लेक्शन के बाद कहां से जाएगी, कहां से जाएगी, रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से पास करेगी। तो बेटा ये रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से पास करेगी। अच्छा बेटा जो 4 रूल आप पढ़ते हैं, जैसे आपने लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़े थे, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन कितने थे, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन कितने थे बेटा, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन कितने थे, 2। पहला था कि तीनों एक प्लेन में होते हैं, दूसरा था कि एंगल आई इक्वल टू एंगल आर होता है। तो जब आपने लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ लिए तो ये 4 रूल कहां से आए बेटा, ये 4 रूल अलग से कहां से आए, मैंने तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पहले ही पढ़ लिया था। तो बेटा इसका आंसर होता है कि ये जो चारों रूल हैं ये लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन से ही आए हैं। बेटा ये जो चारों रूल है, ये जो चारों रूल है बेटा, ये लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन से ही आए हैं। बस आपको सिंप्लीफाई करने के लिए, ठीक है बेटा, ये 4 रूल में डिवाइड कर दिए गए हैं। ये चारों रूल किससे आए हैं बेटा, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन से। अभी मैं प्रूफ करके बताता हूं कि चारों रूल लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन से आए हैं। बेटा एक बात बताइए मुझे, एक सर्कल है, सर्कल पे अगर नॉर्मल ड्रॉ करते हैं, ध्यान दो इधर, सर्कल पे अगर नॉर्मल ड्रॉ करते हैं, नॉर्मल टेंजेंट आपको पता है, टेंजेंट क्या होता है, जो किसी सर्कल को एक पॉइंट पे टच करके जाए। बेटा इस टेंजेंट पे अगर मैं नॉर्मल खींचता हूं तो बेटा इसका नॉर्मल हमेशा सेंटर से पास करता है। बेटा एक सर्कल पे जब नॉर्मल ड्रॉ किया जाता है तो उसका नॉर्मल हमेशा कहां से पास करता है, सेंटर पे। नॉर्मल कैसे ड्रॉ होता है, नॉर्मल आप किसी भी पॉइंट से ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे बेटा मैं इस पॉइंट पे नॉर्मल खींचूं तो उसका नॉर्मल हमेशा कहां से पास करेगा, सेंटर पे। तो बेटा ये मिरर भी तो एक स्फीयर का पार्ट है ना, तो जहां पे लाइट इंसिडेंट हो रही है, यहां पे इस पॉइंट पे लाइट इंसिडेंट हो रही है, यहां से नॉर्मल खींचो तो बेटा नॉर्मल किससे पास करेगा, किससे पास करेगा, नॉर्मल सेंटर से। तो बेटा यहां पे नॉर्मल खींचो, जब यहां नॉर्मल खींचोगे तो नॉर्मल किससे पास करेगा, सेंटर से। तो बेटा ये जो लाइन देख रहे हो ना, ये लाइन क्या है आपकी बार, नॉर्मल है। तो जब ये नॉर्मल है तो बेटा ये इंसिडेंट रे हो गई, ये रिफ्लेक्टेड रे हो गई। बेटा लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन इज स्टिल वर्किंग, दिस इफ दिस एंगल इज आई, दिस एंगल विल बी ऑल्सो आई। समझ में आएगी नहीं यार। तो बेटा ये जो वर्क कर रहा है ये लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पे तो वर्क कर रहा है ना, वो ठीक है, आपको ये बीच वाला ड्राइंग नहीं बताया गया, लेकिन बेटा स्टिल दिस फॉर्मूला इज वर्किंग, या दिस 4 रूल आर वर्किंग ऑन लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। ये चारों ही रूल बेटा लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पे काम करते हैं। ये बात आपको याद रखना, ये चारों रूल नए रूल नहीं है, ये चारों रूल लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन से ही आए हैं, जो एंगल आई इक्वल टू एंगल आर है। ठीक है बेटा, तो ये ड्राइंग हो गई हमारी, ये एंगल आई हो गया। बेटा यहां से मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूं, यहां से मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूं जो पी डैश पे नीचे प्रिंसिपल एक्सिस को कट कर रहा है। एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूं जो पी डैश पे कट कर रहा है, और बेटा इस पॉइंट का नाम मैं एम दे दे रहा हूं, ऊपर वाले पॉइंट का नाम मैं क्या दे दे रहा हूं, एम। और एम से जब परपेंडिकुलर ड्रॉप कर रहा हूं तो पी डैश पे कट कर रहा है। तो बेटा अब हमें क्या करना है, अब हमें इसको प्रूफ करने के लिए
बेटा देखो, अगर ये वाला एंगल, ध्यान से देखना, ये वाला स्टेप बस, अच्छा इतना बताओ, क्लियर है ना, किसी कोई डाउट तो नहीं? बेटा ये वाला एंगल अगर 2i है, 2i है ना ये वाला एंगल, तो बेटा ये वाला एंगल भी 2i होगा। कैसे पता? अल्टरनेट एंगल। अरे ये दोनों लाइन पैरेलल है ना एक दूसरे के, तो ये एंगल 2i है, तो ये वाला एंगल भी कितना होगा? 2i। समझ में आ रहा है? अब बेटा अगर ये वाला एंगल i है, ध्यान से देखना, अगर ये वाला एंगल i है तो ये वाला एंगल भी i होगा। कैसे? बेटा ये अल्टरनेट एंगल है ना, यहां z बन रहा है, देखो ये z बन रहा है, तो ये अल्टरनेट एंगल है ना, तो ये i होगा, तो ये भी i होगा। इतना बताओ क्लियर हुआ क्या? ये 2i कैसे होगा? बेटा ये बड़ा वाला एंगल देखो, तो इसका अल्टरनेट ये है, अब इस वाले लाइन को देखो तो ये अल्टरनेट इसका इधर i आएगा, तो i और 2i क्लियर हो गया। अब देखो बेटा यहां से tan 2i की वैल्यू निकालो। कौन से ट्रायंगल से tan 2i की वैल्यू निकलेगी? फ्रॉम ट्रायंगल MPF। बेटा ट्रायंगल लिया MPF, P या P डैश ले लो, MP डैश F। बेटा MP डैश F लिया मैंने, MP डैश F लिया, तो बेटा जब MP डैश F लूंगा तो tan 2i किसके इक्वल होगा? तो बेटा tan 2i विल बी इक्वल टू, बताओ, MP डैश अपॉन P डैश F के इक्वल होगा। MP डैश अपॉन P डैश F के इक्वल होगा, ठीक है बेटा। सिमिलरली अगर फ्रॉम ट्रायंगल CMP डैश लूं, बेटा फ्रॉम ट्रायंगल CMP डैश दिख रहा है आपको? बेटा ये वाला ट्रायंगल CMP डैश, फ्रॉम ट्रायंगल CMP डैश tan i विल बी इक्वल टू, tan i किसके इक्वल होगा? tan i किसके इक्वल होगा बताओ? बेटा CMP डैश से tan i निकलेगा ना, तो tan i किसके इक्वल होगा बताओ? MP डैश अपॉन P डैश C, MP डैश अपॉन P डैश C, MP डैश अपॉन P डैश C। बताओ यहां तक किसी को कोई डाउट? देख लो, आराम से समझ लो। सुमरा समझ लो, क्यों नहीं समझ रही हो? क्या तुम समझ रहे हो? एग्जाम के 2 दिन पहले आपकी सिचुएशन बेटर हो जाएगी। कौन बचा लेगा एग्जाम के 2 दिन पहले? जब अभी इतने कंफर्टेबल इन्वायरमेंट में आप चीजों को सीखने से कतरा रहे हो बेटा, तो फिर बाद में आप कब सीखोगे? फिर भगवान मालिक है उसका। इतना कंफर्टेबल इन्वायरमेंट है, एग्जाम भी नहीं है, फिर भी आप चीजों को, मतलब क्लास में पढ़ाया जा रहा है, आप सो रहे हो, तो बेटा याद रखना जब एग्जाम आएगा ना तुमसे नहीं होगा फिर, क्योंकि उस समय तो टॉपिक बहुत ज्यादा पढ़ने रहेंगे, टाइम कम रहेगा, फिर क्या करोगे? बेटा आपके पास इतना टाइम ही नहीं कि आप किसी चीज को बाद के लिए छोड़ें। याद रखना है जीवन में, हम जो बच्चा कोई भी चीज अब आगे पढ़ रहा है उसको बाद के लिए छोड़ रहा है, वो बहुत बड़ी गलती कर रहा है। आपके पास टाइम ही नहीं। आपके सारे स्कूल के जो प्री बोर्ड है वो नवंबर में स्टार्ट हो जाएंगे, और प्री बोर्ड स्टार्ट होते ही एक साइकोलॉजिकल प्रेशर, एक साइकिल स्टार्ट हो जाएगी। फिर आप नया नहीं पढ़ पाओगे, जो चीज ज्यादा टाइम लगी उसको नहीं पढ़ पाओगे, आपका दिमाग धैर्य टूटने लगेगा। तो इतना कंफर्टेबल इन्वायरमेंट है, ये जो आपका ब्रेक मिल रहा है ना, इस ब्रेक में बिल्कुल एंजॉय नहीं करना है, पढ़ाई करना है। याद रखना ये बात बेटा। और अभी पढ़ लो, अरे कम से कम एक टॉपिक तो तैयार होगा बोर्ड के लिए। अभी जब मैं पढ़ा रहा हूं तो नहीं पढ़ रहे हो, पता नहीं तुम किसके भरोसे बैठे हो, कौन तुम्हें समझा देगा जब सामने साक्षात नहीं समझ में आ रहा है। तो बेटा ये समझो, ये सब छोटी छोटी बातें ना जो बाद में तुम बहुत परेशान हो जाओगे। बेटा इधर ध्यान दो। खैर एक बताता हूं बेटा, इफ थीटा इज वेरी स्मॉल, इधर ध्यान देखना, इफ थीटा इज वेरी स्मॉल, बेटा ये लाइन मैं पूरे ऑप्टिक्स में बार बार यूज करूंगा। इफ थीटा इज वेरी स्मॉल देन बेटा साइन थीटा बिकम नियरली इक्वल टू थीटा, साइन थीटा बिकम नियरली इक्वल टू थीटा, कॉस थीटा बिकम नियरली इक्वल टू 1 एंड tan थीटा बिकम नियरली इक्वल टू थीटा। जरूरत नहीं है लेकिन सबका बता दे रहा हूं क्योंकि मैं फिजिक्स में बार बार इस्तेमाल करूंगा। कोई अगर पूछे कि सर ये कैसे आया, तो बेटा ये एक्सपेंशन होता है इन सब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का। जैसे साइन थीटा का एक्सपेंशन e टू द पावर x का एक्सपेंशन पढ़ा है लिमिट में एक्सपेंशन होता है, एक्सपेंशन होता है। जैसे
e टू द पावर x का एक्सपेंशन होता है 1 प्लस x स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस x क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल प्लस x 4 बाई 4 फैक्टोरियल प्लस x 5 बाई 5 फैक्टोरियल। साइन थीटा का एक्सपेंशन होता है थीटा माइनस थीटा क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल प्लस थीटा पावर 5 बाई 5 फैक्टोरियल माइनस थीटा का पावर 7 बाई 7 फैक्टोरियल। कॉस थीटा का होता है 1 माइनस थीटा स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस थीटा का पावर 4 बाई 4 फैक्टोरियल। उनसे जब थीटा की वैल्यू कम होती है तो हायर पावर एलिमिनेट हो जाते हैं, तो ये रिजल्ट निकल के आता है। समझ में आया ना? तो थीटा जब बहुत छोटा हो तो साइन थीटा को आप थीटा ले सकते हैं, कॉस थीटा को आप 1 ले सकते हैं और टैन थीटा को भी आप क्या ले सकते हैं, थीटा। समझ में आया? तो बेटा अगर ये एजम्पशन है तो मैं अगर यहां पे देखूं बेटा, ये इक्वेशन 1 बोल रहा हूं, ये इक्वेशन 2 बोल रहा हूं, तो बेटा फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 हम ये ले सकते हैं एजम्पशन के बाद। बेटा आप एजम्पशन केवल यही वाला लिखना, मैंने आपको ये 2 एक्स्ट्रा बता दिए क्योंकि इनका मैं आगे इस्तेमाल करूंगा, लेकिन अभी आप tan थीटा वाला एजम्पशन लिखना। तो बेटा 2i विल बी इक्वल टू mp अपॉन p डैश f, mp अपॉन pf, और i विल बी इक्वल टू mp अपॉन pc। अब बेटा इसमें मैं रीजन लिखूंगा p डैश इज नियरली इक्वल टू p if rays are paraxial, if rays are paraxial, if rays are paraxial। p डैश लिख लो बेटा, tan 2i था तो उसको 2i लिख लिया, अरे tan 2i था तो बोला था ना tan थीटा थीटा हो जाएगा, तो tan 2i को 2i लिख लिया और p डैश को p लिख लिया, और यहां पे tan i को i लिख लिया और p डैश को p लिख लिया, तो i बराबर कितना होगा, mp बाई pc। और ऐसा क्यों लिखा बेटा, p डैश इक्वल टू p हो जाएगा इफ रेज आर पैरेक्सियल। क्या मतलब है इसका समझाता हूं, रेज आर पैरेक्सियल। बेटा पैरेक्सियल रेज कौन सी होती है, रेज विच आर क्लोजर टू द प्रिंसिपल एक्सिस आर कॉल्ड पैरेक्सियल रेज। बेटा जो रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होती हैं और प्रिंसिपल एक्सिस के पास होती है उन्हें पैरेक्सियल रेज कहते हैं। अब देखो फील करो इधर, बेटा ये पॉइंट m है, इसको पास करते जाना और p डैश और p के बीच के डिस्टेंस को देखते जाना, देखना होगा आपको। बेटा अगर मैं इसको यहां पे करूं तो p डैश और पास आ जाएगा, बेटा इसको मैं और पास करूं तो p डैश एकदम p के पास आ जाएगा। तो बेटा अगर रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पास होगी तो p डैश और p में जो डिस्टेंस होगा दैट आई कैन नेग्लेक्ट। तो जब रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पास होती हैं ऐसे रेज को हम लोग बोलते हैं पैरेक्सियल रेज। क्या बोलते हैं इनको, पैरेक्सियल रेज। पैरेक्सियल रेज आर दोज रेज विच आर क्लोजर टू द प्रिंसिपल एक्सिस। तो बेटा जब पैरेक्सियल रेज, हम लोग एज्यूम करते हैं पूरी फिजिक्स को क्योंकि हमारा लेंस और मिरर बहुत छोटा होता है, ये वाला सिचुएशन कब नहीं हो सकता, जब लेंस और मिरर बहुत बड़ा हो। जब जैसे क्वेश्चन है कि f इक्वल टू, अब जेई एडवांस में क्वेश्चन आएगा कि f इक्वल टू r/2 रिलेशन कब वैलिड होता है, तो बोलेगा स्मॉल मिरर कि बिग मिरर, तो बिग मिरर के लिए वैलिड नहीं होता क्योंकि बिग मिरर में p डैश और p के बीच में जो डिस्टेंस है वो बेटा चेंज हो जाएगा ना। मिरर बड़ा होगा तो यहां से p डैश गिराओगे तो एक अच्छा खासा डिस्टेंस हो गया, अब वो f इक्वल टू r/2 फॉर्मूला वैलिड नहीं होगा। f इक्वल टू r/2 फॉर्मूला स्मॉलर लेंस में वैलिड होता है, स्मॉलर मिरर में वैलिड होता है, ठीक है ना। तो इसलिए बेटा रेज अगर पैरेक्सियल है p डैश इक्वल, अब कुछ नहीं करना है बेटा, यहां से i की वैल्यू ऊपर पुट कर दो इस इक्वेशन में। तो बेटा जब i पुट करोगे तो कितना होगा, 2 इंटू mp अपॉन pc इज इक्वल्स टू mp अपॉन pf। बेटा mp काट दो, pf की जगह क्या लिख दो, f, और pc की जगह क्या लिख दो, r। तो बेटा 2 अपॉन r इक्वल टू 1 बाई एफ, 2 अपॉन r इक्वल टू 1 बाई एफ। तो बेटा f इक्वल टू कितना हो जाएगा, r बाई 2, 2 अपॉन r इज इक्वल्स टू 1 बाई एफ आ जाएगा। बेटा pc की जगह r लिख दो, बेटा p से लेके c तक की दूरी को ही तो r कहते हैं और p से लेके f तक की दूरी को फोकल लेंथ कहते हैं। तो pc अपॉन, तो यहाँ 2 अपॉन r इज इक्वल्स टू 1 अपॉन pf लिख लो। बेटा बस ये याद रखो, कुछ कुछ पॉइंट्स इसमें याद रखना है कि मैंने क्या क्या यूज किया। समझ में आया ना, f इक्वल टू आर, बेटा फुट करके लास्ट में सॉल्यूशन लिख लो, 2 अपॉन r इज इक्वल्स टू 1 बाई एफ। तो बेटा f की वैल्यू आ जाएगी r बाई 2, f विल बी इक्वल टू r बाई 2 हेंस प्रूव। बेटा ये केवल पैरेक्सियल रेज के लिए वैलिड होता है।
अब बेटा एक होमवर्क मेरी तरफ से रहेगा, सेम फॉर्मूला प्रूफ करके आप आएंगे कॉन्वेक्स मिरर के लिए। सेम फॉर्मूला मैं ड्राइंग बना दूं उसका, क्योंकि बोर्ड में जितनी बार पूछा है कॉन्वेक्स का पूछा है। अजीब ही वो इंसान भी सब अजीब ही हैं सब। उनका ड्राइंग देखो, उनका ड्राइंग बता दे रहा हूं, बाकी होमवर्क आप करिएगा। मैग्नीट्यूड में कैंसिल करना हो कर देना। हाँ ठीक है, जैसे ये बोल रहा है कि सही बात है, ठीक है। जैसे बेटा ये बोल रहा है कि आर्यन बोल रहा है कि पीसी को माइनस में रखा, पीएफ को माइनस में रखा। हाँ ठीक है, साइन कन्वेंशन, ठीक है, माइनस में रखना है रख दो। बेटा माइनस में क्यों रख रहे हैं? क्योंकि लेफ्ट में है, तो फिर उससे रिलेशनशिप। वैसे हम मैग्नीट्यूड कर रहे हैं कंपेयर, कोई बात नहीं, अगर रखना आ जाओ तो रख दोगे, ठीक है। F इक्वल टू R/2 डन। बेटा कॉन्वेक्स का बेटा ऑनलाइन लिख लिया, दीक्षा, श्रुति, नंदिनी, खुशी लिख लिया बेटा? हाँ ठीक है, यस सर। ठीक है बेटा, ओके बेटा, ओके बेटा। मैं कॉन्वेक्स का डायग्राम बना दे रहा हूं, वो आप प्रूफ करके आएंगे, मैं नहीं कराऊंगा, लेकिन तरीका सेम होगा। बेटा कॉन्वेक्स मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर तो पैरेलल वाला केस लेना है हमेशा। कौन सा केस लेना है? पैरेलल वाला। तो बेटा पैरेलल वाला केस लोगे तो रे ऐसे आएगी और ऐसे आने के बाद ऐसे जाएगी। बेटा ये फोकस से डाइवर्ज होती हुई जाती है, चली गई फोकस से डाइवर्ज होती हुई। बेटा ये F है, अब आपको एक C खींचना है, C मतलब नॉर्मल खींचना है। तो नॉर्मल कैसे खींचोगे? तो नॉर्मल हमेशा किससे पास होता है? सेंटर ऑफ कर्वेचर से। तो इसका नॉर्मल ऐसे कुछ खींचो, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से। तो बेटा ये वाला एंगल अगर I है, ये वाला एंगल अगर I है, तो ये वाला एंगल भी क्या हो जाएगा? I हो जाएगा। ये वाला एंगल भी I हो जाएगा। अब बेटा देखो, ये वाले पॉइंट को M ले लो, ये वाले पॉइंट को P ले लो, तो ये एंगल 2I है। तो बेटा करेस्पॉन्डिंग एंगल से ये वाला एंगल भी कितना होगा? 2I। अरे करेस्पॉन्डिंग एंगल है ना, करेस्पॉन्डिंग एंगल कैसे है? इसको बढ़ा के देखो आगे, ये 2I है, तो ये वाला एंगल भी कितना होगा? 2I। बेटा ये वाला एंगल कितना होगा? I। कैसे I होगा? कैसे I होगा? I कैसे होगा बेटा? अगेन करेस्पॉन्डिंग एंगल से I हो जाएगा, क्योंकि यहां देख रहे हो इस वाले से ये I हो जाएगा, करेस्पॉन्डिंग एंगल से I हो जाएगा, ठीक है ना। तो फिर सेम फॉर्मूला, सेम तरीका प्रूफ कर लेना। सेम कर लोगे ना बेटा, फिर से सेम सब कुछ, मतलब रिटन वर्क कुछ भी चेंज नहीं होगा, कॉपी पेस्ट करना है बस। बस इसका डायग्राम ही तो चेंज हुआ है, बाकी हर जगह वही आएगा। समझ में आया? बेटा लिखो मिरर फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूला लिख लिया बेटा ना? मिरर फॉर्मूला, हेडिंग डालो मिरर फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूला बेटा, मिरर फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूला किसी को याद है? बताओ क्या होता है मिरर फॉर्मूला? 1/v प्लस 1/u इज इक्वल्स टू 1/f। ये सबको याद है ना? इसमें एक और फॉर्मूला है, किसका फॉर्मूला है? मैग्निफिकेशन का। मैग्निफिकेशन का क्या फॉर्मूला होता है? HI/HO इज इक्वल्स टू -v अपॉन। बेटा ये टर्म से आप परिचित है ना? मैं डायरेक्ट, क्योंकि बेटा वो सब चीजें सीबीएसई ने भी बोला नहीं पढ़ाने को, 8 के सीबीएसई ने भी बोला पढ़ाने को मेरे को। वो बोला 10th में बच्चे पढ़ के होशियार आए हैं, तुम बस आगे आगे काम चलते चलो, उसको क्या पता, ठीक है ना। बाकी बेटा मैं पीडीएफ भेज दूंगा, रे डायग्राम या पीडीएफ आपके एनसीईआरटी की बुक होगी, इंटरनेट से देख लेना। ऑटो केस ड्रॉ करना है, मैं चेक करूंगा। ऑटो केस ड्रॉ जो ऑनलाइन है सब पीडीएफ भेजेंगे मेरे को नेक्स्ट क्लास से पहले, ऑटो केस का विद देयर नेचर, कि नेचर जैसे क्या, रियल इन्वर्टेड है कि वर्चुअल इरेक्ट है, ठीक है ना, इनलार्ज है कि डिमिनिश्ड है। जिनके भाई बहन 10th में पढ़ते हो उनसे कॉपी ले लेना, वही कॉपी कर देना है, ठीक है ना। बेटा देखो ये v क्या होता है? v क्या होता है बेटा? v होता है इमेज डिस्टेंस। कहां से बेटा? इमेज डिस्टेंस कहां से होता है? ये फ्रॉम पोल।
इमेज डिस्टेंस फ्रॉम पोल। यू क्या होता है? यू होता है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, कहां से? पोल से। एफ इज द फोकल लेंथ। बेटा एफ फोकल लेंथ होता है। एफ क्या होता है? फोकल लेंथ होता है। एफ इज द फोकल लेंथ, ठीक है ना बेटा। एफ की वैल्यू अगर कॉन्केव होगा तो नेगेटिव और कॉन्वेक्स होगा तो पॉजिटिव। बेटा यू की वैल्यू हमेशा नेगेटिव होती है। यू की वैल्यू हमेशा नेगेटिव होती है ना, क्योंकि ऑब्जेक्ट को हमेशा किधर रखा जाएगा? लेफ्ट में। बेटा जब ऑब्जेक्ट को लेफ्ट में रखा जाएगा तो यू की वैल्यू हमेशा क्या आएगी? लेफ्ट में आएगी। तो यू की वैल्यू हमेशा क्या होगी? पॉजिटिव, सॉरी नेगेटिव। यू की वैल्यू हमेशा क्या होगी? नेगेटिव, क्योंकि इसको लेफ्ट में रखा जाएगा। लेकिन बेटा ये वाली बात केवल 10 तक ही वैलिड थी। यू की वैल्यू 12th में पॉजिटिव भी हो सकती है। 12th में, सॉरी, यू की वैल्यू 12th में क्या हो सकती है? पॉजिटिव भी हो सकती है। अब देखो कैसे। बेटा ये पहले पता है सबको कि यू की वैल्यू 10th में आपकी हमेशा नेगेटिव होती थी, इतना बात पता है ना। लेकिन बेटा 12th में आने के बाद यू की वैल्यू पॉजिटिव हो सकती है। कैसे मैं बताता हूं। देखो बेटा यू पॉजिटिव नोट करके लिख लो। यू पॉजिटिव कब होता है? यहां यू बेटा पॉजिटिव तब होता है जब कन्वर्जिंग बीम हो। कौन सी बीम हो? कन्वर्जिंग बीम हो। कन्वर्जिंग बीम हो बेटा, जब कन्वर्जिंग बीम होता है तो यू की वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकती है। दिखाता हूं कैसे। जैसे बेटा मान लो ये कॉन्केव मिरर है, इस पे कन्वर्जिंग बीम ऑफ लाइट गिर रही है। कन्वर्जिंग बीम ऑफ लाइट गिर रही है। याद रखना पॉजिटिव तभी आएगा जो बीम क्या हो? कन्वर्जिंग हो। कन्वर्जिंग बीम आ रहा है तो बेटा अगर मैं इसको आगे बढ़ाऊं, ये आगे बढ़ाऊं तो ये इस पॉइंट पे जाके मिलते। अगर मैं इसको आगे बढ़ाऊं तो इस पॉइंट पे जाके मिलते। लेकिन बेटा बीच में मिरर आ गया तो मिरर ने क्या किया? इस रे को वापस रिफ्लेक्ट कर दिया और रिफ्लेक्ट करने के बाद इधर कहीं इमेज बना ओ डैश। तो इस केस में यू क्या लिया जाएगा? मतलब यू वो डिस्टेंस लिया जाएगा जहां पे अगर ये मिरर नहीं होता तो ऑब्जेक्ट पहुंचता। तो बेटा इस केस में यू लिया जाएगा आपका पॉजिटिव। इस केस में यू इज पॉजिटिव। इस केस में यू क्या है? पॉजिटिव। बेटा जब कन्वर्जिंग बीम ऑफ लाइट हो, मेरी बात याद रखना, तो वहां पे यू की वैल्यू क्या हो सकती है? पॉजिटिव। तो 12th में आने के बाद यू पॉजिटिव भी हो सकता है, ठीक है ना। यू पॉजिटिव भी हो सकता है। अगर कन्वर्जिंग बीम ऑफ लाइट है तो यू कैन बी पॉजिटिव। समझ में आया ना बेटा। यू नेगेटिव होता था केवल 10th तक, 12th में आने के बाद यू पॉजिटिव भी हो सकता है, ठीक है। आगे चलें। अब बेटा हम प्रूफ करेंगे, लिख लिया था ना। अब हम प्रूफ करेंगे बेटा मिरर फॉर्मूले को। 10th में आपका प्रूफ नहीं था, 12th में आपका प्रूफ है, ठीक है। यही तो दिक्कत है। 10th की ऑप्टिक्स कितनी आसान थी, 12th वाला आया आपको हेलो बोलने। देखो इधर ध्यान से बेटा, लिखो प्रूफ ऑफ मिरर फॉर्मूला, ठीक है ना। प्रूफ ऑफ मिरर फॉर्मूला। बेटा मिरर फॉर्मूला का हम लोग प्रूफ करेंगे। और सुनो बेटा, मिरर फॉर्मूला का प्रूफ 8 में से कोई भी केस लेके किया जा सकता है। 8 में से, जैसे टोटल 8 केस होते हैं ना, तो 8 में से कोई भी केस लेके बोलेगा ये केस लो और प्रूफ करो मिरर फॉर्मूला। जैसे बोलेगा कि प्लेस द ऑब्जेक्ट बिटवीन P एंड F एंड प्रूफ मिरर फॉर्मूला। जैसे बोलेगा प्लेस द ऑब्जेक्ट बिटवीन F एंड C एंड प्रूफ द मिरर फॉर्मूला, ऐसा बोलेगा। तो आइए थोड़ा कष्ट की बात करते हैं हम लोग। अरे बहुत मुसीबत है, लेकिन क्या करूं बेटा, कराना तो है। मुझे खुद ही ज्योमेट्री पसंद नहीं है। रे ऑप्टिक्स में ज्योमेट्री करना पड़ता है ना, लेकिन करना ही पड़ता है ज्योमेट्री, क्या करें। लेकिन अब जैसे अभी मैं आपको ऐसा फॉर्मूला सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल बताने जाऊंगा। सिमिलरिटी, अगर दो ट्रायंगल्स सिमिलर होते हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल होता है, ये पता है ना आपको। इसको हम सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल बोलते हैं। वो यहां पे लगाना है हमें, समझ में आया ना। लेकिन हम लोग अगर बात करें बेटा, ये भूल जाता है फिजिक्स टीचर, क्योंकि कैलकुलस अलजेब्रा तो फिजिक्स में आते रहते हैं। बस यही एक चैप्टर है जिसमें ज्योमेट्री आके फंसती है, जिसमें ज्योमेट्री लाना पड़ता है, जबरदस्ती ज्योमेट्री सॉल्व करना पड़ता है। आइए क्या करें बेटा, करना तो मैं नहीं चाहता लेकिन करना पड़ेगा मुझे।
बेटा मैंने अभी एक केस लेके दिखाऊंगा, बाकी केस आप लोग प्रूफ करिएगा, मैं हेल्प कर दूंगा। बेटा मैं केस लूंगा कॉन्केव मिरर, बाकी कॉन्वेक्स लेके भी प्रूफ किया जा सकता है। इसमें मैं ऑब्जेक्ट को रखूंगा बिटवीन सी एंड एफ। तो बेटा जब ऑब्जेक्ट को बिटवीन सी एंड एफ रखते हैं तो इसका रियल इन्वर्टेड और इनलार्ज इमेज बनता है बियॉन्ड सी। इसका इमेज बनता है रियल इन्वर्टेड और इनलार्ज, और बेटा वो इमेज बनता है बियॉन्ड सी। तो इससे कोई भी दो केस ले लीजिए। बेटा 4 केस होते हैं कॉन्केव मिरर में, तो एक रे को आप पैरेलल लेके चले जाइए। बेटा जब एक रे को आप पैरेलल लेके जाएंगे तो कन्वर्जन के बाद मतलब आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल पास थ्रू द फोकस, आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल पास थ्रू द फोकस। बेटा अब इसके बाद क्या किए, एक रे को पोल पे गिरा लीजिए। बेटा ये वाला केस आपको प्रूफ करने के लिए लेना ही पड़ेगा। दूसरे बेटा ये पोल वाला केस आपको लेना ही पड़ेगा प्रूफ करने के लिए, याद रखिए, वो आप स्किप नहीं कर सकते। पोल वाले केस के बिना आपका मिरर फॉर्मूला प्रूफ नहीं हो सकता, तो इसलिए आपको पहला वाला पैरेलल वाला लीजिए, दूसरा पोल वाला, कोई भी केस हो, ठीक है। तो अगर पोल वाले केस में बेटा ये इक्वल एंगल बनाते हुए जाएगा, तो इक्वल एंगल बनाते हुए जाएगा तो ये किसी पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा, तो दिस इज योर इमेज, ठीक है ना। स्ट्रेट लाइन नहीं बनी अप्रोक्सीमेटली, बट ठीक है। ट्राई करूं क्या फिर से? ऑलमोस्ट स्ट्रेट। बेटा ये पैरेलल बीम ऑफ लाइट जाएगा, मतलब ऐसे इंटरसेक्ट होने के बाद जाएगा, इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा, इमेज बनेगा, ठीक है। अरे गधो पढ़ो, ये ए है, ये बी है, ए और बी है, ए। बेटा ये ए डैश और बी डैश मान लो, नामकरण करो, ए डैश और बी डैश। इस पॉइंट को एम मान लो, और बेटा मैं अब की बार ड्रॉप करके पी डैश नहीं लिखूंगा, लेकिन ये बाय डिफॉल्ट अंडरस्टूड है ना कि पी डैश पी के इक्वल हो जाएगा, तो मैं डायरेक्ट एमपी लिखूंगा हर जगह, ठीक है ना। कौन जगह इतना टेंशन लेने जीवन में यार। अब सुनो क्या सोचना है बताता हूं, क्या सोचना है बताता हूं। सबसे पहले मैं मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला प्रूफ करना है। तो मैग्निफिकेशन के फॉर्मूले में क्या होता है, एच आई अपॉन एच ओ। तो कौन से ऐसे दो ट्रायंगल है जो सिमिलर होंगे जिसमें एच आई भी हो और एच ओ भी हो, यही सोचना है। देखो सोचना क्या है मैं बताता हूं, उसको ध्यान दो, बस प्रूफ हो जाएगा ये। ऐसे ट्रायंगल को मुझे सिलेक्ट करना है, ऐसे दो ट्रायंगल को जिसमें एच आई भी हो और एच ओ भी हो, और वी भी हो और यू भी हो, वी भी हो और यू भी हो, एच आई भी हो एच ओ भी हो, एक ही ट्रायंगल मिलेगा। खोजो उस ट्रायंगल को जिसमें वी भी हो, यू भी हो, एच आई भी हो, एच ओ भी हो। तो देखो ये वाला ट्रायंगल मिला ना, ए बी पी में ए बी क्या है, एच ओ, और ये ए पी क्या है, यू। अब उसका देखो ए डैश पी बी डैश, इसमें ए डैश बी डैश क्या है, एच आई, और बेटा ए डैश पी क्या है, वी। तो बेटा ये देखो ये दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर होंगे। कैसे बेटा, ये एंगल 90 डिग्री है, इधर से ध्यान से सुनो, ये एंगल 90, ये एंगल 90, एक और एंगल बराबर कर दो तो ट्रायंगल सिमिलर। अरे दो, तीन में से दो बराबर कर दो, ट्रायंगल सिमिलर। तो बेटा ये वाला एंगल तो इसके बराबर है ही, क्यों, क्योंकि एंगल आई इक्वल टू एंगल आर। तो यानी बेटा यहां पे ट्रायंगल सीक्वेंस में लिखेंगे, ट्रायंगल ए बी पी इज सिमिलर टू ट्रायंगल कौन सा, ए डैश बी डैश और पी। समझ में आया ना, ए डैश बी डैश पी। अब बेटा देखो यहां मुझे लिखना है एच आई अपॉन एच ओ। तो एच आई क्या है, ए डैश, जानबूझ के। अब देखो मेरे दिमाग में क्या चल रहा है, बैक एंड में क्या चल रहा है, मेरे दिमाग में चल रहा है ए डैश बी डैश, क्योंकि ये एच आई है, अपॉन ए बी। देखो मैं यही जानबूझ के लिख रहा हूं, भले मैं लिख अल्फाबेट रहा हूं, लेकिन दिमाग में एच आई अपॉन एच ओ चल रहा है। ए डैश बी डैश अपॉन ए बी, एच आई अपॉन एच ओ हो गया कि नहीं। अब बेटा ये किसके इक्वल आएगा, v अपॉन यू। तो अभी आपको माइनस नहीं डालना है, v अपॉन यू। तो बेटा करेस्पॉन्डिंग साइड क्या होगी, ए डैश पी। बेटा ए डैश बी डैश के सामने उसकी करेस्पॉन्डिंग साइड आएगी, ए डैश पी अपॉन ए पी, ए डैश पी अपॉन ए पी। बोलो डन। दीक्षा बोलना, दीक्षा, नंदिनी, श्रुति, खुशी। यस सर, सही है। यस सर। चलो
ठीक है बेटा, डन कर लिया। ये इक्वेशन हमारा 1 हो गया। लिखेंगे नहीं, अभी सब कुछ पता है मैम, लिखेंगे नहीं। अब एक और ट्राइंगल खोजेंगे जिसमें V हो, U और F भी मिल रहा हो, कुछ F मिल रहा हो। तो देखो बेटा, इसमें कौन सा ट्राइंगल लूंगा मैं, कौन सा ट्राइंगल लूं? तो बेटा मैं ले लेता हूं ट्राइंगल FMP। फोकस को इन्वॉल्व करना है, FMP और A', P', F। अरे FMP मतलब समझ रहे हैं, ये MP किसका काम कर देगा? AB का। बेटा MP किसका काम कर देगा? AB का। और F है ये, तो मैं अब की बार ट्राइंगल ले रहा हूं बेटा, ट्राइंगल FMP। FMP इज सिमिलर टू ट्राइंगल M की जगह वहां क्या है? B'। M की जगह क्या है? B' अपॉन A'। बेटा सिमिलर कैसे है? ये एंगल 90 है बेटा, ये वाला एंगल यहां पे 90 है, और ये दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल है। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल है, तो ये वाला ट्रायंगल इसके सिमिलर हो गया ना, इस वाले ट्रायंगल के सिमिलर हो गया ना। बेटा बताओ आराम से, चलो कोई जल्दी नहीं है हमारे पास। ये दोनों ट्रायंगल क्लियर है ना? ये दोनों ट्रायंगल, दूसरा ट्रायंगल कौन सा लिया? दिख रहा है दूसरा ट्रायंगल। अच्छा बेटा वहां से भी A' अपॉन B', A', अपॉन AB निकालो, वहां से भी। बाद में इन दोनों को इक्वेट करना है हमको, तो वहां से भी क्या निकालो? A', B' अपॉन AB। चलो निकालते हैं। तो A', B' लिख लो, A', B' तो लिख लिया। AB की जगह यहां कौन है बताना बेटा? AB की जगह कौन है यहां? MP है। अरे MP AB के इक्वल है ना, तो A', B' अपॉन क्या हो जाएगा? MP। बेटा MP को बाद में AB लिख लेंगे हम लोग, क्योंकि MP AB के इक्वल है। इज इक्वल्स टू किसके इक्वल आएगा? अभी मुझे क्या चाहिए? अच्छा इधर मुझे क्या चाहिए, तो इधर क्या बना देखो, A' B' लिखा है, तो उसके जगह आ जाएगा A' F। बेटा ये वाला इसके सिमिलर होगा, ये वाला ट्रायंगल में ये वाला साइड इसके सिमिलर होगा। बेटा यही तो दो ट्रायंगल है, तो यहां पे आएगा A' F अपॉन PF। देख लो आराम से, देख लो, मुझे कोई जल्दी नहीं है। ये सेकेंड इक्वेशन है बेटा, आराम से देख लो, मुझे कोई जल्दी नहीं। समझ के करोगे एक ही बार में याद हो जाएगा, नहीं समझोगे तो मैं प्रूफ तो कर ही दूंगा, तुम्हें लगा भगवान इतना बड़ा प्रूफ छोड़ दूंगी एग्जाम में। अरे हो गया क्या? प्रूफ हो गया है, बस इतना ही समझना था, इतना ही समझना था बस। बेटा आराम से समझ लो। अरे ना समझ इतना, विनोद पक्का ना? ये बाद वाली सिमिलरिटी दिख रही है ना, A' F वाली अपॉन A' अपॉन PF दिख रही है? हाँ जी पीछे आदित्य दिख रहा है? बस बच्चों अब अगर यहां तक हो गया तो सारा हो गया। तो बेटा यहां पे MP इज इक्वल टू AB, तो इसी इक्वेशन को मैं क्या लिख सकता हूं बेटा? A' B' अपॉन AB इज इक्वल्स टू A' F अपॉन PF। बेटा लिख सकता हूं A' F अपॉन PF लिख सकता हूं। बेटा इसको इक्वेशन, या तो इसको हटा के इसी को सेकंड दे दो, इसका तो कोई काम ही नहीं था हमें, इसी को सेकंड दे दो। ये इक्वेशन सेकंड हो गया। अब बेटा फर्स्ट और सेकंड को इक्वेट कर दो। बेटा फर्स्ट और सेकंड को इक्वेट करो। अरे दोनों का LHS सेम है बेटा, RHS इक्वेट कर सकते हो ना? LHS सेम है, RHS इक्वेट कर सकते हो ना? करो बेटा, इतना लिख लो पहले, फिर मैं इक्वेट करता हूं। बेटा फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 हमें क्या पता चला बेटा? हमें पता चला A' P अपॉन AP इज इक्वल्स टू A' F अपॉन PF। अब इधर ध्यान से देखो, इक्वेशन में A' P क्या है?
अल्फाबेट के टर्म में सोचो, ए डैश पी क्या है, वी, अरे ए डैश पी तो वी है ना, एपी क्या है, एपी क्या है, यू, अरे एपी यू है ना, पीएफ क्या है, पीएफ क्या है, पीएफ क्या है, एफ फोकल लेंथ, ए डैश एफ क्या है, ए डैश एफ क्या है, कुछ नहीं, ए डैश एफ कुछ नहीं है ना, अरे गधा, ना वी है ना यू है ना एफ है, ए डैश एफ क्या है बेटा, ये कुछ नहीं है, बोलो। तो ए डैश एफ अगर कुछ नहीं है तो इसको किसी के टर्म में कन्वर्ट कर सकते हो, सुनो ध्यान से, ए डैश एफ को मैं क्या लिख सकता हूं, ए डैश पी माइनस पी एफ, बेटा ए डैश एफ को मैं क्या लिख सकता हूं, ए डैश पी माइनस पी एफ लिख सकता हूं कि नहीं। अब ए डैश पी क्या है, वी, और पी एफ क्या है, एफ, तो बेटा इसको थोड़ा सा चेंज कर दो, तो यहां से हो जाएगा ए डैश एफ इज इक्वल्स टू, ए डैश एफ इज इक्वल्स टू ए डैश पी माइनस पी एफ, दिस डिवाइडेड बाई पी एफ। अरे बोलना ये स्टेप क्लियर हुआ क्या, ये मैंने क्यों किया, तो बेटा ए डैश एफ कुछ नहीं था, ना वी था, ना यू था, ना एफ था, बस बच्चों अगर आप इतना प्रूफ कर पाए तो बस इक्वेशन प्रूफ हो गया है, हो गया, लिख लिया इतना। हो गया, डन। थोड़ा पेशेंस रखो, पेशेंस इज द की, धैर्य तो रखना पड़ता है बेटा। देखो इधर बेटा, यहां से ए डैश पी को मैं क्या लिखूं, साइन कन्वेंशन के साथ बताओ, साइन कन्वेंशन के साथ बताओ, ए डैश पी को क्या लिखूं बेटा, ए डैश पी, ये डिस्टेंस माइनस में है ना, तो इसको लिखो माइनस वी। अरे माइनस वी क्यों लिखा, क्योंकि लेफ्ट में थी ना डिस्टेंस और ये वी थी, इमेज डिस्टेंस थी। एपी क्या था, तो बेटा पी से लेके ए की दूरी थी, लेकिन लेफ्ट में थी ना, इसको लिखो माइनस यू। और बेटा ये किसके इक्वल होगा, ए डैश पी, ए डैश पी क्या है, ए डैश पी है माइनस वी माइनस पी एफ, माइनस पी एफ क्या है, माइनस एफ, माइनस पी एफ क्या है, माइनस एफ, दिस डिवाइडेड बाई पी एफ, पी एफ कितना है, माइनस एफ, दिस डिवाइडेड बाई पी एफ क्या है, माइनस एफ। ये क्लियर हुआ, क्लियर हुआ बेटा। ये माइनस से माइनस कैंसिल कर दो, और बेटा माइनस कॉमन लेके इधर भी कैंसिल कर दो, तो यहां बचेगा v बाई यू, माइनस कॉमन लेके कैंसिल करो तो बचेगा v माइनस एफ अपॉन एफ। अपनी मर्जी से कर लो, बाकी कोई बात नहीं, जिसको नहीं समझ में आ रहा क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। बेटा माइनस कॉमन लोगे तो यहां से माइनस, यहां से माइनस, नीचे भी माइनस, कैंसिल हो जाएगा, यहां प्लस बचेगा, ये वाला माइनस हट गया था, तो बेटा प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, अपॉन एफ हो जाएगा। बेटा क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो दोनों तरफ, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा, वी एफ यू वी और माइनस यू एफ। क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे कितना आएगा, वी एफ यू वी माइनस यू एफ आएगा, आएगा ना, वी एफ यू वी माइनस यू एफ। अब बेटा क्या करो, डिवाइड द इक्वेशन, डिवाइड होल इक्वेशन बाई यू वी एफ। बेटा यू वी एफ से दोनों तरफ डिवाइड कर दो, यू वी एफ से डिवाइड कर दो दोनों तरफ, तो वी एफ अपॉन यू वी एफ, इधर क्या होगा, यू वी अपॉन यू वी एफ माइनस यू एफ अपॉन यू वी एफ। बेटा आप देख लो क्या क्या बचा, यहां वी एफ कट जाएगा, क्या बचेगा u, यहां यू वी कट जाएगा, क्या बचेगा f, यहां यू एफ कट जाएगा, क्या बचेगा v। तो बेटा दोनों इक्वेशन को, तो यहां बच गया 1 बाई यू इज इक्वल्स टू 1 बाई एफ माइनस 1 बाई वी, माइनस 1 बाई वी, v को उधर भेज दो बेटा, 1 बाई वी इज 1 बाई वी प्लस 1 बाई यू इज इक्वल्स टू 1 बाई एफ। रुको रुको, अरे रुको रुको, दे अभी कहां जा रहे हो, अरे देख लो कोई दिक्कत है तो बता दो।
बेटा जितना डिफिकल्ट मुझे समझाने में हुआ है, अगर आप खुद करोगे तो आपको ये आसान होगा, क्योंकि मुझे आपको समझाना था ना, तो इतना टाइम लगा, हर पॉइंट को समझाना था मुझे। बस दिमाग में क्या रखना है, पहले दिमाग में रखना है HI/HO इक्वल टू V/U करना है, बाद में दिमाग में रखना है फिर से HI/HO लिखना है, और उसको कुछ F के टर्म वाला ट्रायंगल सेलेक्ट करना है, और फिर दिमाग लगाओ बस कि किसमें डायरेक्ट दिख रहा है UVF, किसमें नहीं दिख रहा है। जिसमें नहीं दिख रहा होगा उसी को प्लस माइनस करना होगा, जैसे मैंने अभी प्लस माइनस किया था। बेटा आ गया सबका? बेटा अब मैग्निफिकेशन क्या होता है, सुनो, कर लिया, लिख लिया? दीक्षा, नंदिनी, करणवीर, खुशी, बताओ बेटा। ठीक है ठीक है, मैं आपसे जितने एग्जाम होंगे उसमें मैं मिरर फॉर्मूला का प्रूफ जरूर दूंगा, लेकिन केस बदल बदल के। जैसे पहले तुम रटोगे तो रट लो, समझोगे तभी पास होगे। जैसे अभी मैंने दिया ऑब्जेक्ट सी और एफ के बीच में रखा है, अगली बार ऑब्जेक्ट को मैं एफ और पी के बीच में रख दूंगा, याद करो। अरे एफ और पी के बीच में कैसे इंफिनिटी बन जाएगा, पीछे नहीं बनेगा इन लाज, गधा होगा एकदम। डन बेटा। अब इक्वेशन 1 को देखो, इक्वेशन 1 क्या था बताना मुझे। अरे इक्वेशन 1 था ना, क्या था, a डैश b डैश अपॉन ए बी इज इक्वल्स टू क्या था बच्चों, a डैश p अपॉन ए पी। a डैश b डैश क्या था, a डैश b डैश था hi, तो ये माइनस hi पड़ेगा। hi माइनस क्यों पड़ा, क्योंकि वो नीचे था। अरे hi प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे था ना बच्चों, ये एक्सिस के नीचे था ना, तो इसको किस में लेना था, माइनस में। बेटा प्रिंसिपल ए बी क्या है, HO, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है। बेटा प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है तो क्या लिया जाएगा, प्लस। प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है तो क्या लिया जाएगा, प्लस HO। बेटा a डैश p क्या था, माइनस b, और AP क्या था, माइनस u। बेटा माइनस माइनस कैंसिल, HI/HO किसके इक्वल आ जाएगा, इस माइनस को उधर भेज दो, माइनस v अपॉन u। बेटा यही मैग्निफिकेशन भी तो होता है, यहां मैग्निफिकेशन प्रूफ हो गया, समझा ना, मैग्निफिकेशन भी इसी से प्रूफ हो गया। बेटा आपका अब देखो टास्क क्या है, घर पे 8 केसेस का रे डायग्राम बना के देखना है। तो पहले कुछ बच्चों को तो रे डायग्राम ही नहीं बनाने आएगा, प्रूफ क्या करेंगे। तो पहले रे डायग्राम तो सीख लो, कि अगर मैंने अगले केस के लिए दिया तो रे डायग्राम आए तभी तो करोगे। हाँ बेटा माइनस इधर वाला बच गया ना, देखो ये माइनस h बच गया ना, इसको उधर भेज दो, माइनस h जो बचा है। श्रुति आया समझ, करण? यस सर। थोड़ा पेशेंस रख के समझना पड़ता है, फिजिक्स में कई जगहों पे आपको पेशेंस रखना ही पड़ेगा, ठीक है बेटा। मैं 8 केस नेक्स्ट क्लास में ऑल 8 केसेस मिरर का मैं सबके नोटबुक में चेक करूंगा। 8 केस मिरर का रे डायग्राम मैं सबके नोटबुक में चेक करूंगा। 8 केस मिरर रे डायग्राम का। ऑनलाइन वाले बच्चे मुझे PDF भेजेंगे नेक्स्ट क्लास के पहले, जो 10th में आप 8 केस पढ़ते थे वही वाला, ठीक है बेटा। चलिए आज के लिए इतना ही बच्चों, आप लोग जा सकते हैं।